नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। महागठबंधन को लेकर आज हम बात करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एआईसीसी के सेक्रेटरी और बिहार के सह प्रभारी इस वक्त हमारे साथ हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है जी। और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ बिहार के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो ताकतें अनडेमोक्रेटिक रूप से देश पे राज कर रही हैं, जी। उनके खिलाफ आइडियोलॉजिकल लड़ाई जो पूरे देश में लड़ी जानी है, मुझे लगता है बिहार में वो तमाम आइडियोलॉजीज जो है वो एकजुट हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता इस बार न केवल बदलाव करेगी, परंतु एक ऐसी विचारधारा की भी स्थापना बिहार में होगी जो सबको साथ लेकर के चलने की विचारधारा हो, सभी धर्मों, सभी जातियों में विश्वास करने की विचारधारा हो, ऐसी विचारधारा हो जो बिहार को बंटने ना दे। जिन विचारधाराओं ने आज तक बिहार को बांटने का काम किया है, उनके खिलाफ ताकत तरीके से लड़ने की तैयारी। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से वहां पर अपनी एक दोबारा से राजनीतिक जमीन तलाश रही है, वीरेंद्र जी, कामयाबी मिली नहीं है। पिछले 30 साल से एक छटपटाहट की स्थिति है कांग्रेस के अंदर। देखिए, बिहार हमेशा से कांग्रेस के लिए एक ऐसी स्टेट रही है और लंबा राज बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किया। वो ठीक है कि 89 के बाद से मैं उन विषयों पे नहीं जाऊंगा, परंतु ये सच्चाई है कि भागलपुर दंगों के बाद कांग्रेस का निश्चित रूप से हमारी जो पतन है बिहार में कांग्रेस का, वो 89 के बाद शुरू हुआ है। और यही नहीं, मैं यूपी, बिहार और अन्य राज्यों की भी बात करूं तो जहां जहां इस आइडियोलॉजी ने देश के लोगों को बांटने का काम किया है, वहां वहां निश्चित रूप से कमजोरी आई है। परंतु हमने कभी सीट जीतने के लिए अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। हमारे लिए देश को बचा करके रखना बहुत एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। और मुझे लगता है कि अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव का आकलन करें तो कांग्रेस ने सेक्युलर पार्टीज का जो गठबंधन, महागठबंधन बनाया था, जिसमें नीतीश जी भी शामिल थे, कांग्रेस ने स्वयं त्याग किया और लगभग 41 सीटों पे चुनाव लड़ा। हम चाहते तो हम ज्यादा सीटों में भी चुनाव लड़ सकते थे, परंतु लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री को देखते हुए और इस विचारधारा के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए हमने अपने इंटरेस्ट का त्याग किया। हालांकि 41 में से हम 27 सीटें जीत करके आए महागठबंधन में। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी फिगर है अगर आप चुनावी परसेंटेज को देखें। और अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों में चुनाव लड़ती तो और ज्यादा सीटें हम निकाल सकते थे। इस बार कितनी सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, इस बार क्योंकि पिछले महागठबंधन को नीतीश जी की मौका परस्ती की राजनीति ने निश्चित रूप से बिहार के अंदर एक एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करवाई। परंतु इस बार कांग्रेस और बेहतर न केवल लड़ेगी, पर हमारी कोशिश है कि बहुत सम्मानजनक तरीके से गठबंधन के सभी साथियों को एक साथ तालमेल करके, यानी हर एक साथी को अभी सहमति बन नहीं पाई है सीटों पर आरजेडी के साथ। सभी पार्टीज का अपनी अपनी एक्सरसाइज चल रही है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आरजेडी कितनी सीट जीत के आ रही है, कांग्रेस कितनी सीट जीत करके आ रही है। जिस सीट के ऊपर कांग्रेस जीतने वाली परिस्थिति में होगी वो कांग्रेस लड़ेगी, और जिस सीट के ऊपर हमारे सहयोगी दल जीतने की स्थिति में होंगे और हमारे सहयोगी दल उस सीट को लड़ने का काम करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बातचीत पिछले एक महीने से चल रही है, तो कोई डिस्प्यूट नजर नहीं आता। सम्मानजनक तरीके से हर एक पार्टी को डिमांड क्या है कांग्रेस पार्टी? कितनी सीटों की डिमांड? ये पिछली बार हम 41 सीट पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और 101 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। तो अब बेसिकली
101 सीटों को किस प्रकार से हमें गठबंधन के अंदर डिवीजन करनी है, सारी बात उसको लेकर के है। और मुझे लगता है कि तकरीबन सहमति बनी है, और जैसे ही फाइनलाइज होगा तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, महागठबंधन में सिर्फ जो दो बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, इसके अलावा जो और छोटी पार्टियां हैं वो खुश नजर नहीं आ रही हैं, और एक पहले ही दरार पड़ती नजर आ रही है महागठबंधन में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, मांझी जी की जहाँ तक बात है, कुछ उन्होंने नाराजगी दिखाई है, उसको भी बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी से भी परसों मेरी बातचीत हुई, वो मेरे साथ ही दिल्ली लौटे हैं, तो कोई ऐसी कोई दरार वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि बेहतरीन तरीके से जो है महागठबंधन चुनाव के अंदर उतरे। लेकिन आप कह रहे हैं मांझी जी जिस तरीके से अलग हुए, उपेंद्र कुशवाहा जी का आपने जिक्र किया, उपेंद्र कुशवाहा जी से आपकी बात नहीं हुई। आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है, मैं तो इसको वॉरफेयर का नाम दूंगा। आइडियोलॉजिकल वॉर हमें सबको मिलकर के लड़ना है, और उस चीज को सब लोग समझ भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुकेश साहनी भी नाराज लग रहे हैं। देखिए, कोई ऐसी नाराजगी की बात मेरे सामने नहीं आई है। हाँ, सीटों को लेकर के जरूर चर्चा उन लोगों ने की है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं आनी। जी, सीटों को लेकर आपने बात की, एक कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये एक लगातार कहा जाता है, प्रदेश के जो संगठन होते हैं कांग्रेस के, कि युवा चेहरों को सामने लाया जाए। इस बार क्या नए युवा चेहरे नजर आएंगे कांग्रेस की तरफ से चुनाव में? देखिए, युवाओं को राजनीति में प्राथमिकता तो हमेशा राहुल जी का एक मेन एजेंडा रहा है। संगठनात्मक बदलाव भी अभी हमने साउथ जोन के अंदर किए, साउथ बिहार में, तो बहुत सारे युवा कांग्रेस से निकले हुए साथियों को जिलों की कमान हम लोगों ने सौंपने का काम किया है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की नियुक्ति की है। और जहां तक विधानसभा की बात है, तो निश्चित रूप से युवा कांग्रेस के और नौजवान साथियों को विधानसभा चुनाव के अंदर हम तरजीह जरूर देंगे, पर विनेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट को भी कंसिडरेशन के अंदर रखा जाएगा। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि इस आड़ में, एक युवा चेहरों की आड़ में, वहां के कुछ नेता हैं जो अपने रिश्तेदारों को टिकट बांट रहे हैं या बेटे बेटियों को आगे उतारना चाहते हैं। इस पर कैसे लगाम लगाएगी कांग्रेस पार्टी? ये सब स्पेकुलेशंस है। अभी तक तो किसी लीडर ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन अभी 2 दिन पहले हुआ है। कौन सी सीट पे कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, ये प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई। तो ये सवाल तो जब उत्पन्न होगा जब स्क्रीनिंग कमेटी के सामने कोई लीडर आकर के टिकट की मांग रखेगा, तो ही हम ये मतलब आई मीन इट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और स्पेकुलेशन है। अभी तक कोई चर्चा इस प्रकार की नहीं। चलिए सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार की बात करते हैं, हमारे राज्य सरकार की भी बात करते हैं। उनके पास एक बड़ा नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ बदलाव होगा वहां पर? देखिए, नाम बड़ा और दर्शन छोटे वाली बात है। मैं अभी भागलपुर का दौरा करके वापस आया। भागलपुर की एंट्री के ऊपर आप बहुत बड़ा एक बोर्ड देखेंगे, स्मार्ट सिटी भागलपुर जी। और परसों ही रिपोर्ट आई कि देश के अंदर सबसे गंदे शहरों में जो सबसे नंबर 1 पे है वो भागलपुर है। एक चीज हमें समझनी होगी बिहार के परिप्रेक्ष्य, जो मैं पूरा बिहार को प्रखंड स्तर पे घूम करके मैंने जो बिहार को समझा पिछले 2 वर्षों में, 80% बिहार जो है वो गांव देहात में बसता है जी। और एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी बिहार की पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था है। पूरे बिहार में प्रमुख रूप से 2 फसलों की खेती होती है, गेहूं और धान। और ये बहुत गंभीर विषय है। इस विषय के ऊपर ना नीतीश जी इस बात का कोई जवाब देते, ना एनडीए के पास कोई जवाब। आज गेहूं का पूरे देश में 1840 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी है जी। पूरे बिहार में मुझे एक किसान भी ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि उसने अपने पिछले 7-8 वर्षों के अंदर एमएसपी पे अपनी गेहूं बेची। आज बिहार में 1100-1200 रुपए क्विंटल गेहूं बिकती है।
धान पीआर की जो खरीद है वो 1100-1200 रुपए क्विंटल के हिसाब से होती है। ये एक इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं हरियाणा से आता हूँ जी। हमारे स्टेट में, हरियाणा पंजाब में अगर 20 रुपए का भी फर्क आ जाए तो किसान सड़कों पर उतर जाता है। बिहार के अंदर 600 रुपए क्विंटल कम गेहूं और फसल का बिकना, गेहूं और धान का बिकना, ये किसान के लिए आत्महत्या करने वाली स्थिति। आप मुझे बताइए कि रामविलास पासवान एनडीए के मंत्री, खाद्य मंत्री, बिहार से आते हैं, बिहार की जनता उनको चुनकर के भेजती है। पूरे देश में से गेहूं और धान की फसल की खरीद किस स्टेट से कितने % हो, वो फैसला रामविलास पासवान करते हैं। जब हरियाणा पंजाब से 100% गेहूं और 100% धान की खरीद एनडीए की सरकार करती है, रामविलास पासवान करते हैं, तो बिहार के किसान से खरीद क्यों नहीं? लेकिन नीतीश कुमार तो अब भी कह रहे हैं बिहार में बहार है। मेरा ओपन चैलेंज है नीतीश कुमार जी को कि वो 10 किसान मुझे ऐसे दिखा दें जिन्होंने अपनी गेहूं की फसल 1840 रुपए प्रति क्विंटल बेची हो, तो मैं उसी समय अपना इस्तीफा देकर के राजनीति से संन्यास लेने का काम। लेकिन एक चीज बताइए वीरेंद्र जी, ये तो किसानों की आपने बात की या बेरोजगारी की आप बात करते हैं, लेकिन जो एक माहौल इस वक्त चला, जो वोटों को पोलराइज करने के लिए जिस तरीके से एक माहौल पूरे देश में, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में बना है, उसके लिए कोई रणनीति कांग्रेस के पास है? क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी की ये जो रणनीति है वोटों को पोलराइज करने की, उसके खिलाफ आपके पास कोई होती है, वो जज्बाती इशू, जो इमोशनल इश्यूज हैं उन पर हो जाती है और आप देखते रह जाते हैं। देखिए, आज जनता समझ चुकी है जिस प्रकार से पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, वो नॉन डेवलपमेंट ओरिएंटेड एजेंडा है। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम राजनीति और धर्म को मिक्स करके राजनीति करने का काम करते हैं। दोनों अलग अलग चीज। और आप देखेंगे बिहार का पतन 1989 के बाद ही शुरू हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आप कैलकुलेट करें तो बिहार तो इतना एक मिनरल रिच स्टेट था, इकोनॉमिकली आज बिहार को बहुत आगे हो जाना चाहिए था। और जब तक कांग्रेस की सरकारें बिहार में रही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बिहार के अंदर जितने आज भी एग्जिस्टिंग है, वो सारी कांग्रेस गवर्नमेंट की देन। पोस्ट 89 जैसे ही कम्युनल फोर्सेस हावी हुई, डेवलपमेंट का एजेंडा स्टेट। मेरा सवाल दूसरा था। आप कह रहे हैं कि विकास आपने किया वहां पर, लेकिन सवाल यह है कि उसके बावजूद जनता ने आपको नकारा, और वो किन मुद्दों पर नकारा? देखिए, जनता कई बार इंपल्सिव वोटिंग करती है, पर एज अ नेशनल पार्टी वी हैव अ लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स। वी कांट कॉम्प्रोमाइज आवर आइडियोलॉजीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग वोट्स, ठीक है ना? तो कांग्रेस पार्टी ने उसी आइडियोलॉजी के ऊपर आगे बढ़ना है बिहार में, जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी का है, हमारी आइडियोलॉजिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है, हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब लाख कोशिश भारतीय जनता पार्टी करे पोलराइजेशन करने की, परंतु मुझे लगता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है बिहार को लेकर के, कि पोलराइजेशन की थ्योरी इस बार बिहार के अंदर काम करने वाली नहीं है। चाहे मैं वो फॉरवर्ड की बात करूं, चाहे वो मैं बैकवर्ड क्लासेस की बात करूं, चाहे वो एससी भाइयों की बात करूं, हर एक वर्ग पिछले 6 सालों के अंदर त्रस्त हुआ है। एनडीए गवर्नमेंट जब से केंद्र के अंदर आई है, सबसे पहला अटैक नोटबंदी के रूप में हुआ। नोटबंदी ने एक तरह से इकोनॉमिकली कमर तोड़ी है इस देश की, और आम छोटा व्यापारी जो कहीं ना कहीं पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ बड़ी मोह की दृष्टि से देखने का काम करता था, उसके कमाई के साधनों को पूर्ण रूप से ध्वस्त पिछले 6 लेकिन मीडिया ने तो कहा ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, अब मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशनल पार्टी का नेशनल ऑफिस भी होने के नाते मैं मीडिया के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, परंतु मीडिया ने इस देश के अंदर कभी डेवलपमेंट की राजनीति के ऊपर भी डिबेट नहीं की।
पिछले 6 वर्षों में मैंने भी कोई ऐसा डिबेट नहीं देखा जो किसान के इश्यूज को लेकर के हो, जो नौजवानों के इश्यूज को लेकर के हो, जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को लेकर के हो, या किस तरीके से पोस्ट डिमोनेटाइजेशन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के ऊपर आघात देश के अंदर पहुंचा उसको लेकर के हो। मीडिया महिमा मंडन के अंदर निश्चित रूप से लगा है, और मैं समझता हूं कि जो रोल, आई माइट यूज अ हार्श वर्ड, जो रोल मीडिया का रहा है, तो जब देश की बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस देश के प्रति, उसके ऊपर भी खूब चर्चाएं होंगी। चलिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा वक्त ना आए कि जब ऐसा कोई इतिहास लिखा जाए और पहले ही चीजें सही हो जाएं, सूरत हाल बदले। अब ये बताइएगा वीरेंद्र जी के मुख्यमंत्री कौन होगा अगर महागठबंधन को जीत मिलती है? देखिए, लीडरशिप को लेकर के कोई हमारे गठबंधन के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, और सोनिया जी और राहुल जी, सोनिया जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, निश्चित रूप से महागठबंधन के फेस को वो तय करती हैं, और मुझे लगता है कि उस विषय के ऊपर बहुत सारी चीजें अभी तय होंगी। फिर भी आप नाम लेने से बच रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव चेहरा होंगे पार्टी का? तेजस्वी यादव तो निश्चित रूप से एक महागठबंधन के अंदर एक मेजर फोर्स को तो लीड करेंगे, मेजर फोर्स को वो लीड करेंगे, तो बाकी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा ये तो जनता जनार्दन के हाथ में होता है राजनीति के अंदर, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हम उम्मीद करेंगे कि मैंने इसीलिए कहा कि अगर आपका गठबंधन, महागठबंधन जीतता है तो उस सूरत में कौन सा चेहरा सामने होगा? जब हम जीत हासिल करके आएंगे तो निश्चित रूप से पत्ते आपके सामने सबसे पहले खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, और धन्यवाद आपका। तो काफी पुरुम्मीद है कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी खुद, के बिहार में इस बार अच्छा प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा। महागठबंधन को लेकर जितनी भी अटकलें थी उस पर भी हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी रुकावट या दरार महागठबंधन में नहीं है, और जो कुछ मीडिया में आ रहा है, खबरें आ रही हैं, वो सिर्फ एक चुनावी अटकलें हैं, एक स्पेकुलेशंस के तौर पर वो खबरें हैं। बहरहाल, संडे इंटरव्यू में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए फ्रीडम एक्सप्रेस और अपना सहयोग करना बिल्कुल ना भूलिए।